नमस्कार। आज हम भारत में गरीबी के मुद्दे की परतें खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि गरीबी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से कैसे मापा गया है। हम निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के फर्क को भी जानेंगे और फिर आज के दौर के सबसे अहम इंडेक्स यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में हम इसके कारणों, समाधानों और कुछ जरूरी सवालों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब हम गरीबी शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो गरीबी वो हालत है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की न्यूनतम मतलब बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। ये एक ऐसी स्थिति है जो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने से रोकती है। मजे की बात यह है कि समय के साथ गरीबी की ये परिभाषा भी बदली है। पहले हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते थे, लेकिन अब इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया है। और ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अच्छी शिक्षा होगी तभी तो अच्छी आय के मौके मिलेंगे, और अगर सेहत ही ठीक नहीं है तो कोई भी इंसान गरीबी के जाल में फंस सकता है। गरीबी को समझना एक बात है, पर उसे मापना वो एक बिल्कुल अलग और काफी जटिल चुनौती है। भारत ने पिछले कई दशकों में इसे मापने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं। आइए जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आय आधारित आंकड़ों से। फिर हम पोषण आधारित मानक पर आए। मतलब ये देखा गया कि किसी को जीने के लिए न्यूनतम कितनी कैलोरी की जरूरत है। और फिर समय के साथ ये भी समझा गया कि भाई हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, तो गरीबी का पैमाना भी राज्य स्पेसिफिक होना चाहिए। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो अब ध्यान सिर्फ इस पर नहीं है कि लोग कमाते कितना है, बल्कि इस पर है कि वो खर्च कितना करते हैं, क्योंकि खर्च से उनके रहन सहन का ज्यादा सही अंदाजा लगता है। जैसे रंगराजन समिति ने बताया था कि 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। अब गरीबी को मापने का तरीका इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह की गरीबी की बात कर रहे हैं। मोटे तौर पर इसके दो प्रकार हैं, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष यानी रिलेटिव पॉवर्टी। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। निरपेक्ष गरीबी का मतलब है बुनियादी जरूरतों की कमी, मतलब ये सीधे सीधे सर्वाइवल या अस्तित्व की लड़ाई है। वहीं सापेक्ष गरीबी का ताल्लुक समाज में दूसरों की तुलना में गरीब होने से है। ये हमें समाज में मौजूद असमानता के बारे में बताती है। तो निरपेक्ष गरीबी को मापने का सबसे बड़ा औजार है गरीबी रेखा। इसे एक तरह की काल्पनिक रेखा समझिए जो न्यूनतम मासिक खर्च को दिखाती है। जो लोग इस रेखा से नीचे हैं उन्हें बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। और कुल आबादी में ऐसे कितने लोग हैं, ये जानने के लिए हेड काउंट रेशियो का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं असमानता की। इसे समझने के लिए लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल होता है। इसमें जो सीधी रेखा है वो दिखाती है कि अगर सबकी आय बिल्कुल बराबर होती तो क्या होता, और जो झुकी हुई रेखा है वो असलियत दिखाती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होंगी, समाज में आय की असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी लॉरेंस कर्व से हमें एक गणितीय मान मिलता है जिसे गिनी गुणांक कहते हैं। इसका हिसाब सीधा है, ये 0 से 1 के बीच होता है। अगर गुणांक 0 के करीब है तो इसका मतलब है कि समाज में ज्यादा समानता है, और अगर 1 के करीब है तो असमानता बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी है? आधुनिक अर्थशास्त्र कहता है नहीं, गरीबी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो चलिए अब एक ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं, जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक या एमपीआई कहते हैं। ये सूचकांक सिर्फ आय को नहीं देखता, बल्कि ये 3 मुख्य आयामों पर गौर करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और इन 3 आयामों के तहत कुल 10 इंडिकेटर्स होते हैं। इससे हमें गरीबी की एक बहुत ही गहरी और साफ तस्वीर मिलती है। और ग्लोबल एमपीआई की वजह से एक बहुत ही, मैं कहूँगी, एक शानदार उपलब्धि सामने आई है। वो ये है कि भारत ने 2005-6 से 2019-21 के बीच यानी सिर्फ 15 सालों में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अपने देश की बात करें तो नीति आयोग भी अपना राष्ट्रीय एमपीआई जारी करता है।
इससे हमें पता चलता है कि कौन से राज्य अच्छा काम कर रहे हैं और कहाँ अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि बिहार और झारखंड में। और अगर हम हाल के सालों को देखें तो 2015-16 से 2019-21 के बीच ही भारत में 13.5 करोड़ लोग इस बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। ये दिखाता है कि सही दिशा में नीतियां बनाने से कितना फर्क पड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस गरीबी के पीछे के असली कारण क्या है, इसके नतीजे क्या होते हैं, और सबसे जरूरी, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, गरीबी एक दुष्चक्र की तरह है। एक कारण दूसरे परिणाम को जन्म देता है। जैसे अशिक्षा से बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगारी से गरीबी और भी गहरी होती जाती है, और फिर यही गरीबी अगली पीढ़ी में अशिक्षा का कारण बनती है। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, इससे लड़ने के लिए हमें हर मोर्चे पर काम करना होगा। हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, लोगों को हुनर सिखाना होगा, आय के बंटवारे में समानता लानी होगी और जनसंख्या वृद्धि को भी नियंत्रित करना होगा। अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए देखते हैं कि परीक्षा में इससे जुड़े सवाल कैसे बन सकते हैं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, हमने अभी नीति आयोग के नेशनल MPI की बात की थी। उसके मुताबिक भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? जी हाँ, इसका सही जवाब है बिहार। और ये आंकड़ा भी काफी अहम है कि वहाँ की 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इन सभी पहलुओं को समझने के बाद अगर गरीबी के खिलाफ लड़ाई में अगला सबसे जरूरी कदम उठाना हो तो वो क्या होना चाहिए? आपका फोकस किस पर होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या कुछ और? जरूर सोचिएगा।